आज का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ये, जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन, जिस पे हम काम करेंगे। और जो भी नीट और जेई लेवल कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। कंसेप्ट काफ़ी ज़बरदस्त है और हाइपर कंजुगेशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है यहाँ पे इस कंसेप्ट पे। रेजोनेंस से थोड़ा सा जो है ये अलग है, हालांकि टाइप रेजोनेंस का ही है, लेकिन रेजोनेंस से थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि रेजोनेंस में क्या है कि बॉन्ड टूटता नहीं है। बॉन्ड टूटता नहीं मतलब पूरी तरह से नहीं टूटता है। और इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन का होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है रेजोनेंस में, लेकिन हाइपर कंजुगेशन कहता है नहीं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करना है। और इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड मतलब दो एटम जो है सेपरेट हो जाता है, दो एटम सेपरेट हो जाता है, जो कि रेजोनेंस नहीं कहता है। तो हाइपर कंजुगेशन भी कहा जा सकता है कि रेजोनेंस का ही एक जो है एक्सटेंशन टाइप है। और हाइपर कंजुगेशन का यूज करके हम किसी कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल या एल्किन एल्किन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी को हम बता सकते हैं, क्योंकि नीट जेई में भी क्वेश्चन बहुत आता है। एल्किन की स्टेबिलिटी को बताने के लिए मेजर प्रोडक्ट क्या है, मोर स्टेबल क्या है, प्रीडोमिनेंट कौन सा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी जाती है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछी जाती है। तो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे जो है इसको काफी इजीली बताया जा सकता है। तो चलिए हाइपर कंजुगेशन को थोड़ा समझा जाए इसको। हाइपर कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन, देखिए इसको बेकर नाथन, बेकर बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी हम जानते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, और एक एक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तीनों को क्लियर करेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, इट इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू empty p orbital with sigma electron through empty p orbital with sigma orbital of adjacent एटम। एक बार इसको आप जरूर नोट कर लें, इसके बाद हम एग्जाम्पल लेके और थोड़ा फास्ट चलेंगे। काफ़ी लेंदी जो है इसको वीडियो हम नहीं बनाना चाहते, शॉर्ट वीडियो में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने लिखा है, इट इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू एम्प्टी पी ऑर्बिटल विथ सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट एटम। इसको समझेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लीजिए फोटो इसका, लीजिए आप फटाफट। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कंसेप्ट को। एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा समझ लेते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए, ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन को बताएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को क्लियर कर देगा,
थर्ड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होता है उसकी स्टेबिलिटी को जो है ये बताएगा। ठीक है, 3 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन हम इस तीनों जगह, मैक्सिमम एप्लीकेशन, और भी कहीं है उतना जरूरत है नहीं, नीट और जेईई में कोई ज्यादा जरूरत नहीं। चलिए तो हम एक एक करके इसको समझें। एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा डिफाइन भी कर लें एक बार। वो तो हमने डिफाइन कर दिया, समझा दिया ऐसा होता है। इसका एग्जैक्ट देखिए, अगर हम कहें ये देखिए, ठीक है, ये ग्रुप अगर लगा हुआ, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट चेन है, सिग्मा, सिग्मा बॉन्डेड सैचुरेटेड सिस्टम, इसको हम सैचुरेटेड सिस्टम कहेंगे। ये हमारा सैचुरेटेड सिस्टम है और इससे लगा हुआ ये ग्रुप, मान लीजिए ये ग्रुप जो है इससे लगा हुआ। ये जो ऑर्डर है ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर हमने किया है। इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है। जब कोई इस टाइप का इंडक्टिव ग्रुप जो है किसी सैचुरेटेड सिस्टम से अगर लगा हुआ है तो हमारा ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा। ठीक है, ये तो हो गई इंडक्टिव इफेक्ट की बात। सिग्मा बॉन्डेड चेन में इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो। अब देखिए, अब बात यहां पर क्या आता है। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। मैं थोड़ा इसको डिफाइन करना चाहूंगा। देखिए, व्हेन एन एल्काइल ग्रुप इज directly attached with a unsaturated system or with benzene, ठीक है, then above inductive effect is reversed। इसी को कहा जाता है नॉन एज हाइपर कंजुगेशन। समझेंगे इसको, ये डिफाइन हमने किया है। When an alkyl group is directly attached with a unsaturated system, डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड से, और विथ बेंजीन, देन एबव इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर हमने एबव करा था, जो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर हमने किया था वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। हम थोड़ा देख के समझेंगे इसको। ठीक है, हम समझते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ठीक है, ये एग्जांपल हमने लिया है, इसको आप ऐसे लगा लीजिए। इससे डबल बॉन्डेड कार्बन से जो लगा कार्बन है उसको ध्यान दीजिए। ये अल्फा कार्बन हो गया। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये जो हमारा होता है ये देखिए, यहां पर क्या होगा, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, इसका भी पी ऑर्बिटल। ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है।
और यहां से क्या होता है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ का जो ये जो ऑर्बिटल है ये वाला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर होता है इस पाई, देखिए सिग्मा से पाई जाता है। ये जो पाई ऑर्बिटल है, नहीं सुनिए एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा क्लियर कर दें। यहाँ से ये होता है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हम इसको कह सकते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। सिग्मा ऑर्बिटल जो है यहाँ पे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसका पाई के साथ होता है। अब समझिए, इसीलिए इसको जो है कहा जाता है सिग्मा पाई। हम इसको कह सकते हैं, यहाँ जो ये जो हो रहा है ये हमारा है सिग्मा पाई, सिग्मा पाई कंजुगेशन। ये हो गया सिग्मा पाई कंजुगेशन। और समझिए इसको अच्छे से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल है नहीं है। देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के बीच, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के बीच, ये क्या होता है, ये इधर आता है। ये जब इधर आएगा तो कोवैलेंसी मेंटेन करने के कारण क्या है, ये जस्ट इधर आ जाता है। ये देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे तो H पहले से जैसे है वैसे रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे H प्लस हो गया, और ये डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड हो गया CH2 माइनस। देखिए इसी टर्म को कहा जाता है नो बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्योंकि बॉन्ड क्या है, दो एटम के बीच सेपरेट हो गया, पूरा सेपरेट हो गया यहाँ पे। और ये कितना स्ट्रक्चर बनेगा, एक तो हाइपर कंजुगेशन हमने दिखा दिया, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। जिस एल्किन में जितना ज्यादा हाइपर अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना हाइपर कंजुगेशन बनेगा, और वो एल्किन उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और कौन कौन बन सकता है, देखिए अब हम कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे बन गया, एक और बन सकता है क्योंकि तीन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था, तीन अल्फा हाइड्रोजन, तो हमने दो से बना दिया। अब तीसरा से हम बना देते हैं, देखिए तीन यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन नहीं है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये पता चल रहा है कि जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए दो कंसेप्ट क्लियर हो गया, सिग्मा पाई कंजुगेशन क्यों, क्योंकि सिग्मा से पाई ऑर्बिटल, एम्प्टी पाई ऑर्बिटल, जो पाई बॉन्डेड कार्बन का जो पाई ऑर्बिट पी ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करता है। सिग्मा, सिग्मा ऑर्बिटल से ये जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है कंजुगेटेड सिस्टम का, डबल बॉन्डेड कार्बन का, वो ओवरलैप करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन इफेक्ट। दूसरी बात, नो बॉन्ड रेजोनेंस की बात हमने कहा, जब हम इसका रेजोनेंस करते हैं, हाइपर कंजुगेशन करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे सिग्मा कार्बन और सॉरी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, सेपरेट हो जाता है। तो रेजोनेंस में ये सेपरेशन का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, एल्किन की स्टेबिलिटी को पता करते हैं, कितना हाइपर कंजुगेशन बनेगा, जितना हाइपर कंजुगेशन ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा स्टेबल हमारा एल्किन मॉलिक्यूल होगा। चलिए एक क्वेश्चन को लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, देखिए देखिए एल्किन मॉलिक्यूल जब भी दिया हुआ सबसे पहले क्या करिए, इसको आप ऐसे कर लीजिए, डबल बॉन्डेड कार्बन को, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 6, और यहाँ पे देखिए इसको ऐसे कीजिए, अल्फा हाइड्रोजन ये है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन हो गया 2, तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा इसमें है तो ज्यादा स्टेबल ये होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। The number of alpha hydrogen decides the stability of the alkene molecule. Okay.
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिसाइड्स द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल और लेते हैं कुछ क्वेश्चन। एप्लीकेशन काफी इसका एप्लीकेशन है, बस समझना है। देखिए ऐसे कर लीजिए डबल बॉन्डेड को, तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना है 12, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 9, क्योंकि अल्फा कार्बन अल्फा अल्फा 9, तो क्या हुआ ये ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसमें 12 बनेगा, क्योंकि 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 9 बनेगा, 10 नहीं बनेगा, ये अल्फा कार्बन का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो 9, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। चलिए और देखते हैं आगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि नीट में क्वेश्चन और जेई में क्वेश्चन आते हैं बार बार, और यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत जबरदस्त है, थोड़ा समझिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और एक अब हम ले लेते हैं सिस, सिस ले लेते हैं, सिस टू ब्यूटेन ले लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन सब कुछ बराबर है, अल्फा हाइड्रोजन भी बराबर। देखिए अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 6। देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये ट्रांस एल्किन है, ये सिस है, तो ट्रांस और सिस में क्या होता है, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि रिपल्सन कम होता है। देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, रिपल्सन कम होगा, तो स्टेबल ज्यादा ये ट्रांस वाला होगा सिस वाले से। सिस में क्या है, यहाँ पे रिपल्सन हो जाता है, ये जो बड़ा बड़ा ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप, ये सेम साइड में आता है, रिपल्सन हो जाता है, स्टेबिलिटी घट जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन तीनों में कांस्टेंट है, 6-6 है, लेकिन स्टेबिलिटी को हम देख रहे हैं तो ट्रांस वाला क्या है, सिस वाले से ज्यादा एल्किन होगा हमेशा हमेशा। चलिए अब एक चीज मैं बता देता हूं, अगर अनसैचुरेटेड कार्बन जो है, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर बल्कि ग्रुप ज्यादा लगा हुआ है तो ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पे बल्कि ग्रुप अगर ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल, ये हो गया मोस्ट स्टेबल। सेम डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसको ध्यान रखिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर कहा जाए नंबर 1, ये नंबर 2, और ये हो गया नंबर 3 स्टेबिलिटी ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है इससे, ये देखिए ये। चलिए अब थोड़ा सा एल्किन की स्टेबिलिटी तो पता चल गया आपको, एल्किन की स्टेबिलिटी जो है ये क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को भी समझ लेते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को समझते हैं। एक बार देखिए तो, देखिएगा समझिएगा। इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें देखिए कितना बनेगा। देखिए अल्फा कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है 0, अल्फा हाइड्रोजन 0, नो हाइपर कंजुगेशन, क्या है कोई भी हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे नहीं बनने वाला है, ठीक है, क्लियर हुआ, कोई भी हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे नहीं बनेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देख लेते हैं और फ्री रेडिकल को, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कार्बोकेटाइन, ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए ये जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है इससे लगा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा अल्फा अल्फा,
तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे जो है 9 है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपका कितना है 6 है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ज्यादा स्टेबल, ये मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, ज्यादा स्टेबल, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हाइपर कंजुगेशन बनाया गया तो स्टेबिलिटी जो कार्बोकेटाइन का है ये ज्यादा होता चला गया जाएगा। ठीक है, और फ्री रेडिकल केस में भी ऐसा ही चलेगा, पहले इसको क्लियर कीजिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे जो है आराम से जो है समझा जा सकता है। ठीक है, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर आप आराम से बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री रेडिकल केस, फ्री रेडिकल का इंटरमीडिएट पे क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक में। फ्री रेडिकल सेम पैटर्न चलेगा यहाँ पे जैसे कार्बोकेटाइन का चला था, क्योंकि फ्री रेडिकल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर है तो उसमें जितना एल्काइल ग्रुप होगा, अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है क्या करता है, बॉन्ड टूटता है और वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेट होता है। वो अनसैचुरेटेड सिस्टम की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट होगा तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। देखिए सेम ये रेडिकल है, ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया 9, अल्फा हाइड्रोजन 6, स्टेबिलिटी क्या हुआ, इसका ज्यादा हो गया, क्योंकि ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी जो है रेडिकल का बढ़ जाता है। तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी जो है बढ़ गया। एक क्वेश्चन हमने कराया था मीजोमेरिक इफेक्ट जब कराया था, याद कीजिएगा, मैंने कहा था कि एल्काइल ग्रुप जब किसी बेंजीन से लगता है तो एल्काइल ग्रुप एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव क्यों करता है, जबकि कार्बन जो बेंजीन से लगा हुआ कार्बन एल्काइल का है वो ऑक्टेट पूरा बॉन्ड से कर दिया है, उसको -R होना चाहिए था, लेकिन क्या है -R नहीं होता, उसको हमने कह दिया +R, इसको समझ लो +R, याद कर लो। नहीं, हाइपर कंजुगेशन नेचर एक बार जरूर हम इसको थोड़ा देख लें, एक बार जरूर देखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए ठीक है, देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है ये हो गया अल्फा, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो 3 बार हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो बेंजीन से लगा हुआ है इसमें 3, तो अल्फा हाइड्रोजन 3, तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, 3 हाइपर कंजुगेटिव, हाइपर कंजुगेशन, 3 हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अनसैचुरेटेड सिस्टम की तरफ आता है, अनसैचुरेटेड सिस्टम जो है उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आता है, तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, हम कह सकते हैं ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन एल्काइल ग्रुप behaves as a +M or +R group when alkyl is directly attached with benzene ring, directly attached with बेंजीन रिंग। चलिए ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। तो मैं जहां तक समझता हूं कि हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन से क्वेश्चन आता है, नीट में आता है, जेई में भी आता है, स्टेबिलिटी से, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताओ, या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताओ, या फिर जो है एल्किन की स्टेबिलिटी, कौन सा एल्किन ज्यादा है, गिवन ऑप्शन में कौन सा एल्किन ज्यादा स्टेबल है, तो हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट को जो है वहां पे हम आराम से लगा सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पर फिनिश करते हैं।
अगले टॉपिक में। आप लोग बस इसको थोड़ा समझिए और सब्सक्राइब चैनल को करिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 11th और 12th का जितना भी कंसेप्ट है टॉपिक वाइज हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे और आप इसका फ़ायदा उठाइए। नीट और जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम सीबीएसई को लेके भी चल रहे हैं और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालिए, समझिए, डिस्कस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी बच्चे को फ़ायदा हो पाए। थैंक यू।